फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज की लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स हैं। पाक मिलिट्री बेस एयर स्ट्राइक हैं, यूएसए न्यू एयरक्राफ्ट लॉस, ईरान न्यू लीडर डिसेबल्ड। तो चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपको प्लान्स ऑफ इजराइल एंड यूएसए क्या फ्यूचर में होने वाला है, क्या हो चुका है, सब डिटेल्स में फैक्ट बेस्ड पता करना है तो अमेरिकन देसी टीवी में आज की भी एक वीडियो आई है, वो ज़रूर देखना और लिंक है इस चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब चलो शुरू करते हैं। जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ। इराक के ऊपर यूएस ने खोया अपना एक रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट। ईरान का दावा यूएस के एयरक्राफ्ट कैरियर को महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचाने का। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के एक महत्वपूर्ण मिलिट्री बेस पर करी ड्रोन स्ट्राइक। वेस्टर्न मीडिया का भारत के खिलाफ नैरेटिव वॉरफेयर। और प्रेसिडेंट ट्रंप के मुताबिक ईरान सरेंडर करने को है तैयार। ये तो हमने नहीं सुना कि सरेंडर करने को तैयार है। हमें तो नहीं पता। ईरानी मिलिट्री की तरफ से ऑफिशियल दावा किया गया कि वेस्टर्न इराक में वहां के रेजिस्टेंट ग्रुप ने यूएस मिलिट्री के एक रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट KC-135 स्ट्रेटो टैंकर तो उसको मिसाइल्स फायर करके शॉट डाउन किया था। और दावा ये किया जा रहा है कि इस एयरक्राफ्ट पर हमला तब हुआ था जब ये यूएस के एक अन्य फाइटर जेट को रिफ्यूल कर रहा था। और ईरान के दावे के मुताबिक इस इंसिडेंट में एयरक्राफ्ट में सवार सभी 6 यूएस सर्विस मेंबर्स की जान गई है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यूएस की जो सेंट्रल कमांड है उनकी तरफ से ये कंफर्म किया गया कि हाँ, इराक के ऊपर अमेरिका का एक KC-135 इन्होंने खोया है। लेकिन यूएस ने यह कहा है कि इस एयरक्राफ्ट में जो 6 क्रू मेंबर्स सवार थे तो उनमें से केवल 4 की ही कैजुअलिटीज को फिलहाल अभी तक कंफर्म किया गया है। बाकी जो रेस्क्यू एफर्ट्स हैं वो लगातार जारी हैं। और यूएस के अच्छा, अब जो लेटेस्ट है, ये हो सकता है थोड़ी पुरानी हो पर अभी जो लेटेस्ट है उसमें जो है ऑफिशियल्स मिलिट्री के उन्होंने क्लियर कर दिया है कि ये ना तो फ्रेंडली फायर की वजह से हुई थी ना ही एनिमी फायर की वजह से हुई थी। और जो भी जो हुआ है, मतलब वो टेक्निकल या जो भी हुआ उससे जो जितने लोग थे 6 के 6 उनकी जो है डेथ हो गई है। कल आई थी। हाँ, और तो ये थोड़ा लेट होंगे, ये पहले का होगा शायद वीडियो, तो तब इतना डिटेल में नहीं आएगा। अब तो यहाँ पे ऑफिशियली ये स्टेटमेंट आ चुकी है। कैसे हुआ तो उसका पता लगाने के लिए जांच की जा रही है। और यूएस की सेंट्रल कमांड का कहना है कि ये एयरक्राफ्ट किसी दुश्मन के फायरिंग में या फ्रेंडली फायरिंग में। उन्होंने कहा इन्वेस्टिगेशन अब ये करेंगे कि भैया किस रीजन से जो हुआ है। पर ये कंफर्म है कि ना ये फ्रेंडली फायर से हुआ है ना ये एनिमी फायर। और ये कंफर्म है कि हाँ, उसमें 6 जो सोल्जर्स थे वो सब 6 की सोल्जर्स की डेथ हो गई। हालांकि ये बड़ा एक प्रश्न है कि अगर फ्रेंडली फायर में नहीं हुआ है, हॉस्टाइल फायर में भी नहीं हुआ है तो फिर कैसे हुआ है? एक्सीडेंट ऑपरेशन। तात्पर्य है कि ईरान दावा कर रहा है कि वेस्टर्न इराक के ऊपर यूएस का जो KC-135 एयरक्राफ्ट शॉट डाउन हुआ है तो उसे इराक के रेजिस्टेंट ग्रुप ने शॉट डाउन किया है और उसमें सभी 6 क्रू मेंबर्स की जान गई है। वहीं यूएस का कहना है कि हाँ, उन्होंने वेस्टर्न इराक के ऊपर KC-135 को खोया है और 6 क्रू मेंबर्स में से 4 की कैजुअलिटीज को कंफर्म किया गया है। लेकिन यूएस का कहना है कि ये एयरक्राफ्ट किसी फ्रेंडली फायर में या किसी दुश्मन की फायर में लॉस नहीं हुआ है। लेकिन ये किस वजह से लॉस हुआ है तो उसके बारे में यूएस ने नहीं बताया और ये कहा है कि इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इसी दावे पर कई सारे प्रश्न भी उठ रहे हैं और कई सारे चाइनीज अकाउंट्स तो यूएस को इस बात के लिए ट्रोल करते हुए भी दिख रहे हैं। अभी तक इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में यूएस के जितने भी एसेट्स लॉस हुए हैं तो उनमें से अधिकतर को यूएस ने या तो फ्रेंडली फायर बताया है या एक्सीडेंटल इंसिडेंट बताया है। जैसे कि अभी कुवैत के ऊपर जो 3 F-15 फाइटर एयरक्राफ्ट शॉट डाउन किए गए थे जिसको लेकर कहा गया था कि फ्रेंडली फायर हो गए और मुख्य रूप से कुवैत के एयर डिफेंस सिस्टम की वजह से। लेकिन बाद में जो वीडियो सामने आई उसमें क्लियरली दिख रहा था कि कुवैत का एक F-18 फाइटर जेट ने बहुत ही क्लोज रेंज पर मिसाइल फायर करी थी और उस मिसाइल से एक F-15 फाइटर जेट गिरा था। अब यूएस के वो तो गया फिर आप उसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। फ्रेंडली फायर था ईरान की जो तो इससे प्रूव हो गया जब एक वीडियो से क्लियरली दिख रहा है कि कुवैत का ही एक प्लेन ने फायर किया क्लोज रेंज में, तो उसे पता है फ्रेंडली फायर ही था। उसको लगा कि पता नहीं दुश्मन के आ गए, एनिमी के आ गए। जीसी है उसने एक बार फिर से दावा किया कि यूएस का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है अब्राहम लिंकन तो उसे भी उनके मिसाइल्स और ड्रोन्स के हमले में बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से नुकसान पहुंचा है। और ईरान के IRGC के दावे के मुताबिक यूएस का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है तो ये पीछे हटके वापस यूएस की तरफ जा रहा है। यूएस ने ईरान के इस दावे को खारिज किया है और यूएस की सेंट्रल कमांड की तरफ से कहा गया कि अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप लगातार ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को सपोर्ट कर रहा है और समुद्र में अपनी पावर को प्रोजेक्ट कर रहा है। और उसकी पिक्चर्स भी यूएस सेंट्रल कमांड के ऑफिशियल एक्स हैंडल से शेयर की गई थी। लेकिन हाँ, यूएस के सेंट्रल कमांड ने अमेरिका की 5th फ्लीट के USS जेरल्ड R. फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ हुई दुर्घटना के बारे में जानकारी दी थी, जिससे बताया गया था कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर में आग लगी है जो कि यूएस के मुताबिक वॉरशिप की मेन लॉन्ड्री स्पेसिस से ओरिजिनेट हुई थी।
और ये भी कहा गया कि इसमें जो आग लगने का कारण है वो कॉम्बैट से संबंधित नहीं है। बाकी शिप का जो प्रिपरेशन प्लांट है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा है और एयरक्राफ्ट कैरियर फुली ऑपरेशनल कंडीशन में है। बाकी इसमें 2 सेलर्स घायल जरूर हुए थे, लेकिन उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट मिल रहा है और उनकी कंडीशन भी स्टेबल बताई गई है। और ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के सपोर्ट के हिस्से के तौर पर जो यूएसएस जेरल्ड आर फोर्ड कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है, तो ये अभी रेड सी में ऑपरेट कर रहा है। यानी कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत यूएस का एक और मिलिट्री एसेट है जिसके साथ फिर से दुर्घटना हुई है। क्या? जबकि सीबीएस न्यूज की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई थी जिसमें बताया गया था कि यूएस नेवी की एक वेसल जो कि ईरानियन वेसल पर अपने मार्क 45 गन से फायर करने का प्रयास कर रही थी, लेकिन यूएस ऑफिशियल्स को कोट करते हुए सीबीएस ने अपनी रिपोर्ट में ये जरूर लिखा है कि यूएस ने ईरान की शिप पर जो स्ट्राइक्स करी थी तो उसे उसने मल्टीपल टाइम्स मिस किया है। और ये स्पष्ट नहीं है कि वो केवल वार्निंग शॉट थे इसलिए उनको जानबूझ के मिस किया गया है, ये एक्चुअल में वो प्रयास कर रहे थे ईरान की शिप को टारगेट करने का, लेकिन कर नहीं पाए। बाकी इस क्लेम और काउंटर क्लेम के गेम में आपको किसी क्लेम ज़्यादा ऑथेंटिक लग रहे हैं तो उस पर अपने विचार कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें। और क्या आपको लगता है कि ईरान जो दावे कर रहा है कि उसने यूएस के कुछ बेहद ब्यूटीफुल एयरक्राफ्ट और मिलिट्री एसेट्स को गिराया है तो वो सच हो सकता है? नहीं, मेरे को तो देखो वेस्ट एशिया पता नहीं लोगों की मेंटालिटी ऐसी क्यों है। इट्स अ वॉर, दोनों साइड में डैमेज होगा। क्वेश्चन ये है कि डैमेज ज्यादा किसका हो रहा है, दैट इज व्हाट वॉर इज। मतलब और बाद में एंड में जीतता कौन है? 1000 घूसे जब मारे हैं हाँ। ईरान को लगे तो एक आध तो उसका भी लगेगा। लगना है ना। एंड दैट इज व्हाट यूएसए सेज। हम लोग या उसके बाद मैं जब कंपेयर करती हूँ कि जब हम लोग ये ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था तो मेंटालिटी ऑफ पाकिस्तान और इंडिया ये थी हम अपना डैमेज नहीं बताएंगे, वो छुपा गया। अरे वॉर है, डैमेज होगा, छुपाने की क्या बात है? वो बताओ, तुम बताओ तो बचा। इवेंचुअली जीतेगा जो जीतेगा, उसकी जीत है। पर वो समझ नहीं आता मुझे कि बताओ क्या हुआ डैमेज, ताकि पता चले कि क्या हुआ है दोनों तरफ से। पर वो नहीं बताना। यहाँ पे वो लोग जो है छुपाते नहीं है। हाँ हुआ है डैमेज, इतने हमारी डेथ हुई है, सब ये हुआ है, दे आर टेलिंग इट। ये बताते हैं कि फ्रेंडली फायर से हुआ, कि उन्होंने किया, हाँ उनसे हुआ है, एंड दे आर रेडी। उन्होंने डे 1 से बोला भाई यहाँ के जो आर्मी के भी हैं, ट्रम्प भी, कि भैया लड़ाई हो रही है, वॉर हो रही है, कोई कैजुअलिटीज और जो है हमारी होंगी और वो बढ़ेंगी। जैसे जैसे वॉर के डेज बढ़ते जाएंगे वो कैजुअलिटीज और डैमेजेस हमारे को भी बढ़ेंगे। एंड वी आर रेडी फॉर इट एंड वी आर प्रिपेयर्ड फॉर इट। वो बोल चुके हैं शुरू से, डे 1 ऑफ द वॉर से। प्रोपेगेंडा मशीनरी है तो भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए अब ओवर टाइम कर रही है। और इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में अब इनका जो मेन वेपन है वो है एआई। और इसी वजह से सोशल मीडिया पर कई सारी डीप फेक वीडियोस, फेक क्लेम्स, फेक पोस्ट तो इनको काफी ज्यादा सर्कुलेट किया जा रहा है। और ये जो हैंडल्स है ये कुछ ऐसे क्लेम करते हुए आपको दिखेंगे कि भारत ने ईरान को धमकी दे दी है, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से भारत की शिप्स को पास कर देने वाली रिक्वेस्ट को अप्रूव नहीं किया है। सीनियर मिलिट्री लीडर्स की एआई जनरेटेड वीडियोस भी आपको दिखेंगे। कुछ में आपको ये भी क्लेम करते हुए दिखेंगे कि भारत की मिलिट्री पाकिस्तान के खिलाफ कोई ऑपरेशन प्लान कर रही है। इसके अलावा भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के भी एक एआई जनरेटेड वीडियो को शेयर किया जा रहा है। तो इन सभी फेक वीडियो से सावधान रहें और कोई भी इंफॉर्मेशन हो तो उसे ऑफिशियल, जैसे यूएसए और इसराइल के अगेंस्ट फेक हो रहा है वैसे इंडिया के अगेंस्ट मैं तो यही देख रही हूँ। जैसे यूएसए और इसराइल के अगेंस्ट फेक बना के न्यूज बना रहे हैं, अब न्यूज को ट्विस्ट कर रहे हैं, वैसे ही इंडिया के साथ भी यही करी जा रहे हैं। कोई फर्क ही नहीं दिख रहा मुझे तो उनके कुछ ऐसे नाम आपको दिखेंगे, ईरान प्रेस, ईरान मीडिया, और उन सबकी डीपी आपको एक जैसी दिखेगी, इसमें ईरान का फ्लैग लगा होगा और इनके पास ब्लू टिक भी होगा। लेकिन आपको बता दें कि एक्स पर तो जो ब्लू टिक है वो 200 रुपये में मिल जाता है। और अब एक्स ने एक बहुत अच्छी चीज़ कर रखी है कि कौन सा अकाउंट किस कंट्री से ऑपरेट कर रहा है तो भी आप उसमें जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चेक करेंगे तो इस तरह की जो फर्जी न्यूज़ फैला रहे हैं तो उनमें से शायद ही आपको ऐसा अकाउंट मिलेगा जो कि ईरान में बेस्ड होगा। और ये सारी के सारी फर्जी बॉट अकाउंट्स हैं जो कि भारत के एडवर्सरीज द्वारा भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए बनाए जाते हैं। और हम आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि पीआईबी फैक्ट चेक और भारतीय विदेश मंत्रालय के फैक्ट चेक हैंडल्स को फॉलो जरूर करें और साथ ही साथ और लोगों को भी फॉलो जरूर करवाएं ताकि वे भी इन फेक न्यूज़ से अलर्ट रहें। और भारत के खिलाफ अभी केवल इस तरह का फेक प्रोपेगेंडा ही नहीं चल रहा है बल्कि एक अलग ही तरह का नैरेटिव वॉरफेयर भी वेस्टर्न मीडिया के द्वारा चलाया जा रहा है। क्योंकि जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि अभी हाल ही में इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को पार करके एक ऑयल टैंकर सफलतापूर्वक भारत पहुंच गया था। और ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि भारत के 2 टैंकर्स पुष्पक और परिवल तो भारत और ईरान के बीच हुई डिप्लोमेटिक टॉक्स के बाद इनके लिए भी सेफ पासेज को पास किया गया है। जबकि 13 मार्च को भी भारत और ईरान के विदेश मंत्रियों के बीच टेलीफोन पर कन्वर्सेशन हुई है और जिस पर उन्होंने इस रीजनल और इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स को डिस्कस किया था। और ईरान के विदेश मंत्री ने लेटेस्ट सिचुएशन के बारे में अपने भारतीय काउंटर पार्ट को ब्रीफ किया था। और भारतीय विदेश मंत्री ने रीजनल और इंटरनेशनल फोरम्स के अंदर भारत के बायलैटरल और मल्टीलैटरल कोऑपरेशन को एक्सपेंड करने के लिए भारत की रेडीनेस के बारे में उन्हें बताया है। और इस पूरे क्राइसिस में भारत ने अपनी जिस तरह की बैलेंस पोजीशन मेंटेन करके रखी हुई है तो यही बात वेस्ट में शायद कई सारे लोगों को फ्रस्ट्रेट कर रही है। तो फिर वो भारत के खिलाफ एक नया तरह का नैरेटिव चला रहे हैं। जैसे कि भारत और ईरान के लीडर्स की जब बात हो रही है तो उस पर वेस्टर्न मीडिया कुछ ऐसे रिपोर्ट्स डाल रही है कि देखिए भारत ने इसराइल को धोखा दे दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ लंदन बेस्ड द इकोनॉमिस्ट जैसे मीडिया हाउसेस कुछ ऐसे आर्टिकल पब्लिश कर रहे हैं कि उथल पुथल से भरी दुनिया भारत के लिए बेहद ही ज्यादा भयानक स्थिति है। और द इकोनॉमिस्ट के मुताबिक इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से भारत के पास खोने के लिए बहुत कुछ है। जबकि फैक्ट यह है कि इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से दुनिया में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसमें लगभग सभी देशों के पास खोने के लिए बहुत कुछ होता है।
लेकिन वैसे मीडिया को ये वाली बातें हजम नहीं हो रही हैं कि इन सब केओस के बावजूद भी भारत हर बार कैसे ग्लोबल क्राइसिस में सबसे बेटर पोजीशन पर रहता है अन्य देशों चाइना की नहीं तुलना है, में। और इसी वजह इनको से चाइना से नहीं वो प्रॉब्लम हमेशा हो रही। भारत पर ही है और ये कह रहे हैं कि भारत के पास China is होने के लिए too बहुत strong. कुछ है। जैसे कि मानो ग्लोबल क्राइसिस से अन्य कंट्रीज को तो फ्री की सप्लाई मिल रही है, तो ये सिर्फ एक नैरेटिव वॉरफेयर है भारत के खिलाफ, जिसमें कुछ सिलेक्टिव चीजों को ही दिखाया जा रहा है ताकि भारत के अंदर उथल पुथल शुरू हो जाए, एक पैनिक क्यों? सिचुएशन क्रिएट कर दी जाए और भारत भी इसमें बिजी हो जाए। ये है इनका मेन ऑब्जेक्टिव। जबकि देखा जाए तो उथल पुथल से भरी दुनिया केवल भारत के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए बेहद ही भयानक स्थिति होती है। पाकिस्तान ने एक बार फिर से अफगानिस्तान में कांधार एयरपोर्ट के पास प्राइवेट एयरलाइन के फ्यूल डिपो पर बॉम्ब गिराए थे और इसमें एक बार फिर से काबुल के जो रेजिडेंशियल एरियाज हैं तो वो भी हिट हुए और इसमें सिविलियन कैजुअलिटीज की रिपोर्ट्स हैं। करीब 6 लोग मारे गए हैं जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं और दर्जन भर से अधिक घायल हुए हैं। और एक बार फिर से पाकिस्तान के नंबर 1 एयरफोर्स सिविलियंस को टारगेट करके अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए दिखी है। लेकिन पाकिस्तान की इस एयर स्ट्राइक की जवाबी कार्रवाई में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के कोहाट मिलिट्री बेस पर ड्रोन से हमला किया है। जैसे पाकिस्तानी सोल्जर्स के क्वार्टर्स, उनके वेपन्स के स्टॉक पाइल्स, तो इनको भी टारगेट किया गया है और आप इसे एक तरह से पाकिस्तानी मिलिट्री का नर्व सेंटर भी कह सकते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह कि अफगान तालिबान जिसके पास कोई एयरफोर्स भी नहीं है तो वो जब पाकिस्तान पर स्ट्राइक कर रही है तो बेहद ही प्रिसाइज रह रही है और जैसे मिलिट्री टारगेट्स को निशाना बनाया जा रहा है और कोलिटर डैमेज लगभग ना के बराबर है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के नंबर 1 एयरफोर्स जो कि अफगान तालिबान की तुलना में कहीं ज़्यादा एडवांस कह सकते हैं क्योंकि वो एक प्रॉपर एयरफोर्स है, उनके पास प्रॉपर पायलट्स हैं। इसके बावजूद भी जब अफगानिस्तान में स्ट्राइक कर रहे हैं तो उसमें सिविलियन कैजुअलिटीज हो रही है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में स्ट्राइक करी है रात के समय और अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के मिलिट्री बेस को टारगेट किया है दिन के समय। खैर बाकी इसके अलावा एक अपडेट है कि भारतीय सेना की गजराज कोर के अंदर भारतीय सेना के प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स ने सफलतापूर्वक लाइव फायरिंग एक्सरसाइजेस को कंडक्ट किया था। बाकी एक इंटरेस्टिंग अपडेट ये भी है कि भारतीय सेना की जो वज्र कोर है तो उन्होंने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से आज एक वीडियो पोस्ट करी थी जो कि इंटीग्रेटेड एक्सरसाइज की है जिसमें सिमुलेटेड बैटलफील्ड कंडीशंस में भारतीय सेना की इस वज्र कोर फॉर्मेशन ने अपनी कॉम्बैट पावर को प्रदर्शित किया। लेकिन इस पोस्ट को इस बार इंग्लिश के साथ साथ उर्दू में भी पोस्ट किया गया है, यानी कि जिन तक ये मैसेज पहुंचाना था उन तक शायद पहुंच गया। सोशल मीडिया पर एक फुटेज चल रही है जिसको लेकर क्लेम किया जा रहा है कि ये एक ड्रोन फुटेज है और इसमें आपको जो दो व्यक्ति नीचे दिख रहे हैं तो उनको ईरान के IRGC का ऑपरेटिव बताया गया है जो कि इजराइल के ड्रोन के सामने सरेंडर कर रहा है। लेकिन इंडिया टुडे की फैक्ट चेक टीम की तरफ से कंफर्म किया गया है कि ये जो ड्रोन फुटेज दिखाई जा रही है AI जनरेटेड है। वही देख फील हो रहा था। किया जा रहा है कि IRGC के ऑपरेटिव्स ने सरेंडर किया है तो वो दावा भी गलत है। वहीं इसी बीच US प्रेसिडेंट की तरफ से दावा किया गया कि अमेरिका मिलिट्री और इकोनॉमिक प्रेशर के जरिए निर्णायक रूप से हरा रहा है। और एक पोस्ट में प्रेसिडेंट ट्रंप ने यह भी कहा है कि ईरान की नेवी और एयरफोर्स को निष्क्रिय कर दिया गया है और उसके मिसाइल्स और ड्रोन्स नष्ट कर दिए गए। और साथ ही उन्होंने द न्यूयॉर्क टाइम्स पर स्थिति को गलत तरीके से पेश करने का आरोप भी लगाया और कहा है कि अमेरिका के पास भारी सैन्य शक्ति है और उन्होंने ईरान के नेतृत्व के खिलाफ आगे की कार्रवाई करने का संकल्प लिया है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक बहुत बड़ा क्लेम ये भी किया है कि जो ईरान है वो सरेंडर करने के लिए तैयार है और फिर आगे उन्होंने ये भी कहा है is about to surrender, about बोला है। इसलिए वहाँ पे इस सरेंडर को अनाउंस करने के लिए कोई है भी नहीं। और यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से दावे about to surrender means हार के अपने सरेंडर होएगा, जो कि पहले वाले ये नहीं कि करने वाला है। बेटा है मुस्तफा खामेनाई। जबकि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनाई को लेकर भी वेस्टर्न मीडिया की तरफ से कुछ रिपोर्ट जारी की गई थी कि ईरान के जो नया सुप्रीम लीडर है तो उन्होंने भी एक एयर स्ट्राइक में अपना एक पैर खो दिया है और अभी वो कोमा में है और दावा किया जा रहा है कि अभी कंफर्म नहीं है कि इस वॉर को ईरान की तरफ से कौन डायरेक्ट कर रहा है। और रिपोर्ट में ये क्लियर नहीं किया गया कि जो मुस्तफा खामेनाई है तो क्या वो उसी सेम एयर स्ट्राइक में घायल हुए थे जिसमें उनके पिता की मृत्यु हुई है या फिर किसी दूसरी एयर स्ट्राइक में घायल हुए हैं। और वेस्टर्न मीडिया नहीं, हाँ, शायद उसी में तो उस पर भी अभी स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। जबकि इसी बीच ईरान की मिलिट्री के जो प्रवक्ता है वो तो ये कहते हुए देख रहे हैं कि अगर अब ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर्स और पोर्ट्स पर जरा सा भी हमला हुआ तो इस तरह की स्थिति में वे इस रीजन के ऑयल और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर फायर करेंगे जिससे यूएस और उनके अलाइज को फायदा पहुंच रहा है। और जबकि ईरान के टॉप सिक्योरिटी ऑफिशियल ने यूएस प्रेसिडेंट के लिए भी मैसेज दिया है कि वॉर को स्टार्ट करना हमेशा एक आसान मुद्दा होता है लेकिन उसे समाप्त करना तो वो कुछ ट्वीट करके तो नहीं होगा। और फिर आगे उन्होंने ये लिखा है कि हम तुम्हें तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक कि तुम अपनी गलती को खुद से स्वीकार नहीं करते हो और उसकी कीमत नहीं चुकाते हो। बाकी अमेरिका ईरान में ग्राउंड ट्रूप्स डिप्लॉयमेंट के ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर कर रहा है और अगर यूएस सोल्जर्स ईरान में डिप्लॉय किए जाते हैं तो वहाँ पे उनके 3 मेन टारगेट्स रहेंगे। पहला न्यूक्लियर वेपन्स और फैसिलिटीज को सिक्योर करना, दूसरा महत्वपूर्ण मिलिट्री और ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को कंट्रोल करना और तीसरा अगर गवर्नमेंट कॉलेप्स हो जाती है तो कंट्री को स्टेबलाइज करना। अच्छा, जो ये जो इनका इसका बेटे को जो बनाया है अब लीडर, उसकी न्यूज़ जो मैंने सुनी है यूएस मीडिया के अंदर वो ये थी कि इसकी जो टांग है वो चली गई है और जब ये स्ट्राइक की थी जिसमें इसके फादर की डेथ हो गई थी उसमें वो कह रहे हैं कि इसकी जो है वाइफ और एक बेटा भी, सिस्टर का बच्चा को ऐसा लग रहा है। मैंने जो सुना शायद इसका बेटा, इसका एक बेटा और वाइफ
और पता नहीं ये शायद कुछ कोई और भी बोला था, उतना ध्यान नहीं आ रहा, पर वाइफ और बच्चा जो था वो भी, उनकी भी जान गई है। और इसमें शायद उसी में इसकी भी ये जो है इसको भी ये हुआ है, एग्जैक्टली। तो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, और अगर आपको और पता करना है इन डेप्थ कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है क्या है, तो वो ऑब्वियसली अमेरिकन देसी टीवी में न्यूज़ आ रही है, वो कर रहे हैं कवर, और उसमें इंग्लिश में वो अगर बता रहे हैं। तो अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो कोशिश ये भी है कि हिंदी में भी उसके बारे में डिस्कस किया जाए टू सम डिग्री, तो आपको मतलब जनरल इन्फॉर्मेशन आपको पता चल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।